सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने पूरी राजन सीरीज पढ़ा दी है। राजन सीरीज में बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को भी करा दिया है और पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को भी करा दिया है। इसके अलावा सभी विषयों के आपको पवन सीरीज और राजन सीरीज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप सभी को देखिए, सभी के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे चैनल पर और सारे वीडियोस को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके अलावा 8 के 8 विषयों की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी, यानी कि हाथों से लिख करके नोट्स हमने बनाया है। आप सभी नोट्स को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पठन से आपका क्या अभिप्राय है? पठन से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, पठन का अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। यानी कि कोई भी कविता है, कहानी है, नाटक है, कुछ लिखा हुआ है, अगर उस लिखे हुए को हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा? पठन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखन किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। यानी कि जब हम अपने अंदर के भावों को, अपने अंदर के विचारों को, अपनी भावनाओं को जब हम शुद्ध रूप से क्या करते हैं? लिपिबद्ध करते हैं, यानी कि लिख करके बताते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखन की अशुद्धियां क्या हैं? लेखन की अशुद्धियों के अंतर्गत रेफ या रकार संबंधी दोष, सिरोरेखा संबंधी दोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष, मात्रा संबंधी दोष, वर्णों का लोप या वचन संबंधी दोष, अल्प प्राण तथा महाप्राण की अशुद्धियों आदि होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु क्या आवश्यक है? शिक्षण और बालक के बीच आत्मीय संबंध, यहाँ पर शिक्षण नहीं बल्कि शिक्षक। तो आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक शिक्षक और बालक के बीच में आत्मीय संबंध होना बहुत आवश्यक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से? देखिए, अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव और एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन से हैं? तो देखिए, सिरोरेखा की उपेक्षा, यानी कि लिखने में कौन कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं? तो सिरोरेखा मतलब यही जो लाइन आप देख रहे हो, सभी अक्षरों को लिखने के बाद हम शब्द को इसको खींचते हैं, तो ये सिरोरेखा को खींचना बच्चे भूल जाते हैं। शब्दों के बीच का अभाव, अक्षरों का विकृत आकार, यानी कि सही से अक्षरों को नहीं बनाते हैं। विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां करना, यानी कि कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर अर्ध विराम लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना, ये बच्चों को पता ही नहीं है। इसके अलावा अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी त्रुटियां, यानी कि जहां पर हमें गांधी लिखना है वहां पर बहुत सारे बच्चे बस ऐसे अनुस्वार लगा के छोड़ देते हैं। उन्हें नहीं पता है कि अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वहां पर लगाना होता है, तो ये भी याद रखना होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य यहाँ पर आप देखिए 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, इसके अलावा आज्ञार्थक, संदेह अर्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक तथा विस्मयादि अर्थक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ण किसे कहते हैं? दोस्तों, जिनको खंड खंड न किया जा सके अखंड मूल ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, इनको हम वर्ण या ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम खंड खंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि अखंड मूल ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। 2020 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्य के खंड करिए। तो वाक्य को हम 2 भागों में बांटते हैं, उद्देश्य और विधेय में खंडित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधेय किसे कहते हैं? तो देखिए, उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं, अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे कि जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया। जीवन का कोई मित्र है, उसने उसको क्या दिया है? एक
सुंदर सा पेन दिया है। तो देखिए, ऊपर के वाक्य में जीवन के मित्र ने उद्देश्य है तथा मुझे एक सुंदर पेन दिया, यह विधेय है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आज्ञावाचक वाक्य को समझाइए। तो आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, कोई ना कोई आज्ञा देता है अथवा अनुमति का बोध कराता है। इसके अलावा देखिए, उन्हें क्या कहते हैं, हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बसंत, तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है। अब आप बैठ सकते हैं, इसमें अनुमति दी जा रही है। ठीक है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि क्या है। हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ सीमित है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से है जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि के प्रकार बताइए। दोस्तों तो देखिए, ध्वनि के प्रकार स्पष्ट करने के लिए ध्वनि उत्पादक अवयवों को जानना आवश्यक है। जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा तथा नासिक, यहीं से ध्वनियां क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ये ध्वनि उत्पादक अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालाघात या बलाघात क्या है। तो देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षितया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो हमें उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखना होगा। कहाँ पर हमें अधिक बल लगाने की आवश्यकता है, कहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत है। खासकर जब हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो हमारी आवाज में क्या होता है, बल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ताकि बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि वो भी कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। तो इस तरीके से बलाघात का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वराघात क्या है। तो सुर में उतार चढ़ाव होता रहता है। सुर उच्च, मध्य तथा निम्न हो सकता है। वास्तव में स्वर से तात्पर्य स्वर तंत्रियों से उत्पन्न उस सुर अथवा आवाज से है जो कभी नीची, कभी ऊंची और कभी सम सुनाई पड़ती है, तथा स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है। क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर तथा जब कम तनाव होता है तब निम्न स्वर निकलता है, और मध्यम तनाव होता है तब सम या मध्यम स्वर निकलता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें सुर का उतार चढ़ाव होता है, ये अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। स्वराघात क्या होता है अगर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर आपको पता है, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, यही 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, याद रखिएगा। तो ह्रस्व स्वर हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुनासिक स्वर क्या है। तो अनुनासिक स्वर इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा भी बाहर निकलती है। इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर सुविधा के लिए स्थान अभाव के कारण चंद्र बिंदु के स्थान पर हम केवल अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं, केवल बिंदु ही लगा दिया जाता है। जैसे कि कहीं, मैं, हैं आदि अनुनासिक से अर्थ में अंतर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्यय से क्या आशय है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रयत्न से क्या आशय है। तो ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को हम प्रयत्न कहते हैं। यानी कि ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, उच्चारण के लिए क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट वर्ग में आने वाले वर्णों के नाम लिखिए। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये ट वर्ग के वर्ण हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त व्यंजन लिखिए। जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन सभी को, ये सभी किन किन वर्णों से मिलकर के बने हैं मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को।
जो छ है ये का और शा से मिलकर के बना हुआ है। जो त्रा है ये ता और रा से मिलकर के बना हुआ है। जो ज्ञा है ये जा और इया से मिलकर के बना है। जो स्रा है ये शा और र से मिलकर के बना हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वर के भेद बताइए। तो देखिए मुखाकृति के आधार पर, यानी कि स्वर के 4 प्रकार होते हैं। मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर यानी कि ओठों की आकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23 है संदेश से आशय स्पष्ट करिए। तो बालकों को उनके ज्ञानार्जन हेतु तथा व्यक्तित्व विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा कई प्रकार के संदेश समय समय पर दिए जाते हैं। ऐसे में इन संदेशों को सुनकर समझना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि वह इन संदेशों का अनुपालन करके ही उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है नाटक शिक्षण क्या है। नाटक साहित्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अवस्था विशेष का अनुकरण करके आनंद लेना और दर्शक को आनंद प्रदान करना नाटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य हैं। पहला, छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 26 है कविता शिक्षण का महत्व लिखिए। तो कविता मानव को रसपूर्ण तथा आनंद से परिपूर्ण कर देती है। कविता मानव हृदय को प्रभावित करती है। कविता बालकों में रागात्मकता का विकास करती है। यह सृजनात्मकता का भी विकास करती है। तो बच्चों को कविताएं, बच्चों को पोयम बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चे बहुत सारी पोयम लर्न करके आपको सुनाते भी हैं। तो कविता शिक्षण खासकर छोटे क्लास के बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27 है वाक्य की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो वाक्य के अंदर भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। एक वाक्य को पढ़ करके हम जान सकते हैं कि उस वाक्य का अर्थ क्या है। तो यह भावों को प्रकट करते हैं एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 28 है हिंदी में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो श्र, त्र, ज्ञ और छ। और इन चारों किससे मिलकर बनते हैं ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है च वर्ण की ध्वनियां कितनी है। तो च वर्ग में कौन कौन आता है। च, छ, ज, झ, ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है प वर्ग की ध्वनियां कौन कौन सी है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा है। 2019 में देखिए पूछा गया है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 32 है शब्द किसे कहते हैं। तो अक्षरों तथा वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि का, म और ल मिलकर के क्या हो गए 3 अक्षर, ये कमल बन गया। तो इस तरीके से अक्षरों तथा वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हलंत से क्या अभिप्राय है स्पष्ट करिए। हलंत किसी भी अक्षर के नीचे अगर लगा हुआ है इसका मतलब वह अक्षर आधा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए हिंदी लेखन में हलंत चिन्ह का महत्व अत्यधिक है। यहाँ हलंत से आशय हिंदी लेखन में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित प्रदर्शित करना होता है तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। यथा का को इस तरीके से हलंत के रूप में, ला को आधा ला इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो ल के नीचे हलंत लगा करके भी लिख सकते हैं। आधा प इस तरीके से भी लिख सकते हैं और प के नीचे हलंत भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत लोग इस तरीके से विद्यालय लिखते हैं और बहुत लोग आप देखोगे इस तरीके से विद्यालय लिखते हैं। तो ये द के नीचे बहुत लोग हलंत लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी सही है, इस तरीके से भी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर हम देखेंगे मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो मूर्धन्य वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा यानी कि कंठ का वर्ग, तालु च वर्ग और मूर्धा ट वर्ग। इसके अलावा री भी आता है मूर्धन्य में ही। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, रा और ये शा और ये री, इतने वर्ण आते हैं मूर्धन्य में, यानी कि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है। तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 36 है विसर्ग का आशय स्पष्ट करिए। तो हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी भी शब्द में बल प्रदान किया जाता है। जैसे कि इस तरीके से हम दुख पढ़ेंगे। ठीक है,
इस तरीके से हम लिखते हैं तो अतः, तो त पर जोर पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो आप सभी को पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्वेश्चन नंबर 38 है, क वर्ग में कितने वर्ण है? तो क ख ग घ अंगा, ये 5 वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वरों का लिखित वर्णन करिए। तो इस तरीके से स्वर होते हैं, आपको पता है, अंग, आहा, ये क्या है? ये अयोग वाह है, इसीलिए इनको यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो देखिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? स्वर हो गए, और यहाँ पर नीचे इनकी मात्राएं भी लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ध्वनि को लिपिबद्ध करने का अभ्यास कराने हेतु आवश्यक क्रियाओं का वर्णन करिए। तो ध्वनि को लिपिबद्ध कराने का अभ्यास कराने हेतु निम्नलिखित क्रियाएं आवश्यक हैं। पहला है, वर्णाकृति का ज्ञान होने पर ही बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए। लिपियों में अंतर करने का ज्ञान होने पर ही अभ्यास कराना चाहिए। बालक जब शब्द चित्रों को पहचान कर तथा वर्णों की ध्वनियों के अंतर को समझ जाता है, तभी अभ्यास कराना चाहिए। चौथा है, चित्र दर्शन व शब्द पठन का ज्ञान होने पर भी अभ्यास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, अल्प विराम चिन्ह बताइए। तो वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से कम समय में रुकने के लिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तथा नए शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्दांश शब्द के अंत में यानी कि बाद में जुड़ते हैं या पीछे जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पीछे यानी कि प्रत्यय, आगे यानी कि उपसर्ग। तो पीछे वालों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मित्र लिखा हुआ है, इसमें हमने ता उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? मित्रता हो गया। मनुष्य लिखा हुआ है तो ता जोड़ दिया, मनुष्यता हो गया। इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निर्देशक चिन्ह का वर्णन कीजिए। तो निर्देशक चिन्ह का को हम डैश के रूप में प्रयोग में लाते हैं, यथा जैसे कि विनोद ने पूछा आप कब आई? तो यहाँ पर देखिए डैश का यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई, ये हो गया कर्मवाच्य में। क्वेश्चन नंबर 45 है, अर्ध विराम को समझाइए। तो वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर तक ठहरने के लिए हम अर्ध विराम का इस तरीके से, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, एक बिंदु और एक कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विवेक, हिमालय, दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर देखिए अर्ध विराम के बारे में बताया है, और यहाँ पर एग्जाम्पल अल्प विराम का दिया है। ये अल्प विराम का चिन्ह होता है, आपको पता है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल ये अल्प विराम का है, ठीक है। तो इसको आप मत लिखिएगा एग्जाम में, आप इतना याद रखिए कि जो चिन्ह होता है इसका इस तरीके से होता है, एक बिंदु और एक कॉमा, ये अर्ध विराम होता है। और ये जो यहाँ पर जो विवेक, हिमालय, कॉमा, दिल्ली, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है? यह है अल्प विराम का चिन्ह, ठीक है, अल्प विराम। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हों उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, या फिर पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, आरोप, आर्य, आज तथा आशा के विलोम शब्द लिखिए। तो आरोप का प्रत्यारोप, आर्य का मित्र, आज का कल, आशा का निराशा। क्वेश्चन नंबर 49 है, उद्यान तथा बंदर के समानार्थी शब्द लिखिए। तो उद्यान में बाग, बगीचा, उपवन, बंदर का वानर, कपि, मरकट। क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रुतलेख के लाभ बताइए। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। श्रुतलेख का मतलब होता है कि सुनकर लिखना। श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, यानी कि शिक्षक जो वर्ड बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, उन वाक्यों को सुन करके बच्चे लिखते हैं। तो इससे क्या लाभ होता है, यानी कि जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में इमला बोलते हैं, बच्चों को डिक्टेंशन बोलते हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों की श्रवण प्रक्रिया में सुधार होता है, लेखन सामग्री का विभाजन करना सीख जाते हैं, और विराम चिन्ह आदि लगाना सीख जाते हैं। यानी कि जो श्रुत लेख होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे
सही सही सुन करके सही सही लिखना सीखते हैं और जो गलतियां करते हैं वो उनका सुधार भी करते हैं और फिर अच्छे से फिर से लिखना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से ये श्रुतलेख के लाभ हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आठों विषयों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी और अगर आपको आठों विषयों की पीडीएफ चाहिए प्लस राजन सीरीज और पवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में अच्छे से कर पाएंगे और सारे विषयों की तैयारी जब अच्छे से रहेगी, आप अच्छे से एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को करके आओगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। तो इस कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।